आलोक शर्मा जी, जब तक आपके इंडिया गठबंधन के साथी जेएमएम का पक्ष रखने के लिए आते हैं तो पहला प्रश्न आप ही के पास आएगा। आप लोग बार बार देश को ये बताते थे कि देखिए एजेंसियां विपक्षी दलों के पीछे पड़ी हैं। आप ये कहते हैं कि देखिए चुनावों के बीच में, चुनाव के पहले, चुनाव के आते ही एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। लेकिन अगर मंत्री के पीएस के नौकर के घर से 30 करोड़ एक आम भारतीय कल्पना भी नहीं कर सकता, मतलब 1000 सोचे, वो लाख सोचे, उसके बाद करोड़ तक किसी तरह से पहुंचे, उसमें भी 30 करोड़ रुपए अगर मंत्री के पीएस के नौकर के घर से बरामद हो रहे हैं तो आपको नहीं लगता है कि भ्रष्टाचार से जुड़ा एक बहुत बड़ा मामला है? और अच्छा है कि एजेंसियां काम कर रही हैं, अच्छा है कि वो सतर्क हैं। अगर इस तरह से काला पैसा घूम रहा है चुनावों के बीच में तो फिर तो बरामदगी अच्छी है। आज तो आपको भी ईडी की प्रशंसा करनी चाहिए। देखिए मुझे लगता है कि जो भी कार्रवाई, जो भी जांच एजेंसी कर रही हैं, उसमें अगर निष्पक्षता से वो करती और 10 साल का जो इतिहास है, अगर उसमें निष्पक्षता के साथ जांच करती वो, तो कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। आज देश के प्रधानमंत्री ने 2 वायदे किए कि मेरे ऊपर 25 साल में कोई भ्रष्टाचार का किसी भी तरह से, किसी भी रूप में कोई आरोप नहीं लगा। मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से सहारा और बिरला की जो डायरीज मिली थी और उसमें करोड़ों रुपया सीएम गुजरात को दिया गया था, क्या उसकी जांच ईडी ने की? क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से, जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरी तरह से ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये पूरी तरह से इलीगल है, जो चीज इलीगल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो भ्रष्टाचार के दायरे में आती है कि नहीं? चंदा लो और धंधा दो, और खास तौर पर जिस तरह से जो इंजेक्शन, जो हमारे कोरोना के जो वैक्सीन के इंजेक्शंस थे, उस कंपनियों से भी जिस आदमी ने पैसा लिया, क्या उसके ऊपर आज कोई जांच हुई है? अभी कुछ दिन पहले झारखंड में एक हमारे सांसद के ऊपर भी आरोप लगे थे कि उनके ऊपर बहुत पैसा है और उनके पास करोड़ों रुपया मिला है, मशीन पूरी तरह से गर्म हो गई हैं। मेरे पास जहां तक जानकारी है वो व्यापारी हैं और उन्होंने पूरा पैसा अपना शो किया है, और एक दिन भी ना ईडी ने, ना इनकम टैक्स ने, किसी ने भी उनकी हिरासत नहीं मांगी है। आज जो प्रकरण हुआ है, अगर वो 2 नंबर का पैसा है, ब्लैक का पैसा है, तो जरूर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मैं केवल ये पूछना चाहता हूं कि ईडी जिसको आप क्लीन चिट देना चाहती हैं, 95% मामले केवल विपक्षी दलों के ऊपर क्यों हैं? और जिन जिन लोगों के ऊपर बीजेपी की वॉशिंग मशीन का असर हुआ है, ये एक पूरी लिस्ट है मेरे पास। ये इतनी लंबी लिस्ट है कि जिनके ऊपर ईडी सीबीआई के केसेस हुए या छापे डाले गए, और ये 2 पेज में आ रही है लिस्ट। अगर इसको बनाएंगे तो लगभग 10 पेज में लिस्ट बन जाएगी कि जिन जिन लोगों के ऊपर ईडी सीबीआई ने केसेस किए, उनका आज का वर्तमान का स्टेटस सबके सबका बीजेपी है या बीजेपी के अलाइज हैं। इसलिए ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स, मैं फिर कहूंगा कि पूरी तरह से मोदी जी की कठपुतली है। अजीत पवार, ईडी की रेड हुई 2021 में, करंट स्टेटस क्या है? वो मंत्री है वहां पर। छगन भुजबल, इनकी तो कर फाइल ही चली गई। 16 में ईडी की रेड है, उसके बाद 23 में केस ही वापस ले लिया गया है। हसन मुशर्रफ हो, बाबा सिद्दीकी हो, प्रफुल्ल पटेल हो, भावना गवली हो, और तो और जो मुख्यमंत्री कई लोग बने बैठे, उनके ऊपर भी तमाम इस तरह के केसेस हैं। यही वो नवीन जिंदल थे, आज बीजेपी के कैंडिडेट हैं कुरुक्षेत्र से। मोदी जी ने कहा था काला कोयला खा गए ये लोग। वो आदर्श घोटाले वाले भी तमाम आरोप इन्होंने लगाए थे। हेमंत बिश्व शर्मा भी सबसे भ्रष्ट व्यक्ति थे, सीडी आई थी उसकी। आज वो देश में एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री है। इसलिए पूरी तरह से मैं कहूंगा कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स आज भी केंद्र सरकार की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। अब मैं केवल ये पूछना चाहूंगा बीजेपी के साथ ही, ठीक है, इसका जवाब एक केस बताइए मुझे आप इसका जवाब 2014 के बाद, और वो लिस्ट लेकर आए हैं, बता रहे हैं कि जो लोग आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं उनके खिलाफ एजेंसियों की कार्रवाई नहीं होती। आलोक जी जवाब ले लेते हैं, और कन्विक्शन पर उनका सवाल है। अंजना जी, सबसे पहले तो मैं अंजना जी ये बताऊंगा आपको कि आप देखिए कि एक पीए के नौकर के यहाँ से, मंत्री के पीए के नौकर के यहाँ से इतना बड़ा पैसा मिल रहा है जो देश देख रहा है, या साहू जी के यहाँ से 351 करोड़ रुपया निकला। ये पैसा कहाँ निकल रहा है? कांग्रेस वालों के यहाँ से निकल रहा है। और क्यों उनके यहाँ से निकल रहा है? बिकॉज वो लोगों ने पॉलिटिक्स को आज बना दिया है इस तरह का खेल।
आप देखिए जब से प्रधानमंत्री आए हैं 1,26,000 करोड़ रुपया ईडी ने सीज किया है। ये किसका पैसा था? चोरी का पैसा था। जो वेलफेयर स्कीम में पैसे लगने थे वो पैसा इन लोगों ने अपने घर में रखा हुआ है। आप देखिए पैरेलल इकोनॉमी ब्लैक की चला रहे हैं ये। तभी प्रधानमंत्री जी ने आज बोला कौन सा गोदाम में जहां इतने पैसे पड़े हुए हैं, और आज पूरा देश वो गड्डी को गिनता देख रहा है। एक एवरेज फैमिली के लिए इतना बड़ा पैसा तो कभी जिंदगी में नहीं देखा था। आप देखिए कि जब भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ, जब भी कोई भी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ, चाहे जीएसटी आए, डिजिटल पेमेंट आए, ये लोग कितना अपोज करते हैं उसको। क्यों करते हैं? ये ब्लैक मनी कैसे खपाएंगे? ये तो विदेश भी घूमने जाएंगे बिजनेस क्लास में तो उसका खट 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 रिपोर्ट आ जाएगा कि कौन बिजनेस क्लास में जा रहा है और कैसे जा रहा है। एक्चुअली ये जो ब्लैक मनी से ये खेल रहे थे, जो राहुल गांधी जी हैं, जिनकी जो पूरी टीम है जो इस कैश से खेल रही थी, वो तो सारे लोग फंस गए ना आज के दिन में। आप देखिए कि बेंगलोर में पार्षद के यहां 100 करोड़ रुपए निकल रहा है। किसके घर में 100 करोड़ रुपए कैश होता है? लोग अपनी पूरी जिंदगी नौकरी करके 1 करोड़ रुपए इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। यहां 100 करोड़, 30 करोड़ एंड स्टिल काउंटिंग। पता नहीं कहां पर रुकने वाला है वो जाके। इसीलिए ये लोग जो इस बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने बार बार बोला फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन करो। इन लोगों ने क्या शुरू किया? ईडी पे अटैक करो, सीबीआई पे अटैक करो, एनआईए पे अटैक करो। क्या फायदा अटैक करके? भाई ये एजेंसीज है, ये पुलिस वाले हैं, अदर एजेंसीज के लोग हैं। ये जो भी करेंगे कोर्ट में केस जाएगी और तुरंत कोर्ट देखना शुरू कर देगा उसके अंदर में। तो ये कौन सा आप केस को बंद कर सकते हो? एक बार कोर्ट में केस चली गई, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो कोर्ट को रिपोर्ट करता है। उसमें कौन सी बीजेपी, कौन सा प्रधानमंत्री जी, कोई नहीं आता उसके अंदर में। एक बार आपके ऊपर रेड हुई, आपका कहां पैसा गया और आप कब जेल जाओगे ये आपको भी नहीं पता है, क्योंकि वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी वाले इन्वेस्टिगेट करते हैं, सारे एविडेंसेस को खोजते और कोर्ट को दिखाते हैं, और जब वक्त आता तो अरेस्ट हो जाते हैं। एक केस बता दीजिए किसी के ऊपर आज तक बंद हुआ हो जब से प्रधानमंत्री जी आए हैं। आपको लग रहा है जो बैंकिंग सिस्टम, इंडिया 5वां बड़ा इकोनॉमी हो गया, 3rd इकोनॉमी बनने वाला है, ये ऐसे ही हो जाता है? सबसे बड़ा चीज था कि चोरों को रोका गया, और आज राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी बेल पे घूम रहे हैं। इनके दोस्त अरविंद केजरीवाल जी, सिसोदिया जी सब ये जेल में हैं, संजय सिंह बेल में हैं, हेमंत सोरेन जेल में हैं। ये सब लोग कौन लोग हैं जिनकी चोरी पकड़ी गई है, जो चोरी किए गए? आज तक हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर एक आंच नहीं आया है, किसी ने एक वर्ड नहीं बोला है। ये उन्होंने पब्लिक लाइफ में अर्न किया है। इसको अर्न करना ये समझ ही नहीं सकते हैं कांग्रेस वाले, बिकॉज जब आप डायनेस्टिक पॉलिटिक्स चलाते हो, एक परिवार की पॉलिटिक्स चलाते हो। बताइए साहू जी क्या रेड होता है, 351 करोड़ रुपए मिलता है। इंदिरा गांधी जी किसके घर में रहती थी जाके? उसी साहू जी के घर में रहती थी जाके, उनके व्हाइट हाउस में, जो ब्लैक मनी से बना हुआ व्हाइट हाउस था। तो ऑनेस्टी की पॉलिटिक्स, संजना जी, नीलम मिश्रा जी अब हमारे साथ जुड़ रही है। नीलम मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ रही है, जेएमएम की प्रवक्ता। नीलम मिश्रा जी, पूरा देश दंग है देखकर कि आलमगीर आलम, आपकी सरकार के मंत्री साहब के पीए का नौकर के घर में 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, 30 करोड़ रुपए मिले हैं। क्या ये बात आप लोगों को, अभी तक आप लोग यही कहते थे ना टारगेट किया जा रहा है, देखिए टारगेट किया जा रहा है, लेकिन जहां पर बरामदगी हो रही है, जहां पर प्रत्यक्ष रूप से पैसा दिख रहा है, उस पर क्या जवाब है आप लोगों का? वो कहते हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं तो आप लोग एजेंसियों का रोना रोते हैं। आज तो ईडी ने जबरदस्त कार्रवाई की है, 30 करोड़ की बरामदगी बड़ी बात होती है। देखिए अंजना जी, स्पष्ट है कि पहले 2 चरण की चुनाव जो हुई है, उस दोनों चरण का जो प्री पोलिंग आ रहा है और जो एक एनालिसिस किया जा रहा है, उससे साफ पता चल रहा है कि भाजपा की स्थिति अच्छी नहीं है, जिसके कारण कल 7वां तीसरा चरण शुरू होने जा रहा है। और ये सब सारी चीजों को नजरअंदाज करने के लिए या लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये सारा चीज किया जा रहा है। अब आप ऐसा कहिएगा कि ये तो स्पष्ट रूप से दिख रहा है, तो हम तो ये कहेंगे ना कि धीरज साहू जी का भी तो आप लोग इसी तरह से पैसा गिनता हुआ दिखाए थे ना, धीरज साहू जी का। आज धीरज साहू जी कहाँ है? अगर वो इतने बड़े मनी लॉन्ड्रिंग के हवाला उनके साथ दिया जा रहा था कि इतने बड़े घोटालेबाज और इतना मतलब अरबों करोड़ों रुपए उनके घर से मिल रहे थे, तो आज तो धीरज साहू फ्री घूम रहे हैं, उनको तो सलाखों के पीछे होना चाहिए था। तो इस तरह से
विपक्षियों को बदनाम करना, और जहां तक ये पैसे की बात है, जांच का विषय है, जांच होना चाहिए। तो कहने का तो मुद्दा तो यहाँ पे ये बनता है ना कि आखिर इस तरह का जो मामला है विपक्षियों को घेरने के लिए ये क्यों किया जाता है, निष्पक्षता क्यों नहीं है। आखिर मोदी जी अपने जितने भी लुटेरे मित्र हैं जो देश को लूट के बाहर भाग गए, हर चुनाव में कहते हैं वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो क्यों नहीं आया, अभी तक क्यों नहीं ला पाए। और जितने भी भ्रष्टाचारी है उनको अपनी पार्टी में घुसा लेते हैं और सिर्फ अपने पार्टी में शामिल ही नहीं करते हैं, अच्छे अच्छे ऊंचे ऊंचे पद भी देकर के उनको सुशोभित किया जाता है। मतलब जितने बड़े भ्रष्टाचारी उतने बड़े वो अधिकारी। ये आरोप भी नीलम जी आपके ठीक है, ये आरोप भी सही है, ये सवाल भी सही है, लेकिन वॉट अबाउटरी मत कीजिए। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि पैसा कहाँ से आया। ये 30 करोड़ मंत्री जी के पीए के नौकर के घर पर कैसा आया, क्योंकि अभी तक तो अगर अकाउंटेड फॉर मनी होता तो सामने आकर आप लोग बताते ना कहाँ से आया पैसा। जांच की विषय है ना, इसको तो जांच होने दीजिए, जांच की विषय है। हम और आप यहाँ बैठे कैसे तो अच्छा काम कर रही है ना ईडी। कैसे आया, क्यों आया, कब आया, ये ना मैं बोल सकती हूँ, ना यहाँ बैठे कोई प्रवक्ता बोल सकते हैं, ना आप बोल सकते हैं, ये तो जांच की विषय है। लेकिन कहने का बात तो ये है, प्रमुख बात तो ये है ना कि आखिर भ्रष्टाचारी और भ्रष्टाचारियों पे प्रहार, विपक्षियों के ऊपर या फिर विपक्षियों का चेहरा मतलब बदनाम करने के लिए जो ये मतलब टूल की तरह जो इस्तेमाल किया जाता है ना, इस पे प्रश्न चिन्ह उठता है कि अगर निष्पक्षता है, प्रधानमंत्री जी तो देश के प्रधानमंत्री है ना। तो ठीक है राजीव जी, एक रिएक्शन अब आपसे लेते हैं। देखिए दरअसल ऐसा है कि कौन विपक्ष में है, कौन साथ खड़ा है, इस पर जब एजेंसियों की कार्रवाई निर्भर करती है तब जाकर प्रश्न होते हैं। फ्रंट फुट पर आना चाहती है बीजेपी, पीएम इस पर फ्रंट फुट पर आकर बैटिंग करना चाहते हैं, लेकिन फिर विपक्ष का ये रिबटल आता है। और चुनाव में एजेंसी की कार्रवाई अपनी जगह पर है, लेकिन जो नैरेटिव बनता है दोनों तरफ से वो वोटर्स तक पहुंचता है। ऐसे में ये प्रश्न उठ रहा है, वो बार बार जैसे उनको घेरी। अब 30 करोड़ की बरामदगी, सामने ये नोट दिखाइए, बीच बीच में ये नोट दिखाते रहिए। ये जो गड्डियां इधर से गिर रही हैं, उधर टपक रही हैं, उधर लुढ़क रही हैं, इधर से उधर जा रही हैं। मतलब एक आम आदमी तो देखे तो उसका मन गदगद हो जाए कि इतना पैसा हमें मिल जाए तो हमारा तो जीवन सार्थक हो जाए। लेकिन नोटों की इन गड्डियों के बीच उछलता हुआ प्रश्न ये है कि बार बार विपक्ष आपको घेरता है कि कार्रवाई उन्हीं के खिलाफ जो आपके खिलाफ। देखिए सवाल ये है कि अब ये जो गड्डियां हैं ये तो झूठ नहीं बोल रही है। आलमगीर आलम के साथ जो उनके पीए और पीए के नौकर का रिश्ता है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। आलमगीर आलम कांग्रेस के पुराने नेता है और निश्चित तौर पर आलोक शर्मा जी ने बहुत सारी बातें कही। मेरा इको लगातार हो रहा है मीना जी, तो आलोक शर्मा जी को ठीक है, मैं उसको ठीक कराती हूँ एक बार। उनका इको बाकी सवालों पर जो भी बात वो कर रहे हैं, एको आ रहा है उनका। मुझे लगता है एक बार भी उन्होंने नौकर के घर से बरामदगी पर अपना स्टैंड नहीं साफ किया। नीलम मिश्रा जी ने भी पूरे देश में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों के साथ कथित रिश्ते को लेकर के लंबी चौड़ी बात कही। सवाल आज यह है कि चाहे धीरज साहू के यहाँ बरामदगी हो, टीएमसी के किसी नेता के यहाँ, किसी मिनिस्टर के यहाँ बंगाल में नकदी की बरामदगी, और आज जो नकदी का पहाड़ आज जो दिख रहा है, ये इस सवाल का जवाब पहले आप दे दीजिए। बाकी सवाल आपका नैरेटिव गढ़िए, काउंटर नैरेटिव दूसरे लोग गढ़ते रहे। जनता सब कुछ देख रही है और ये सच है कि आपका ये आरोप हो सकता है कि बाकी नेताओं के खिलाफ क्यों नहीं होता है जो सत्ता पक्ष से जुड़े हुए हैं। तो सत्ता पक्ष के नेताओं के खिलाफ कई राज्यों में कांग्रेस और क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं। अगर आपके पास पर्याप्त साक्ष्य है तो राज्यों के पास इकोनॉमिक ऑफेंस ब्यूरो से लेकर ये ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस से लेकर तमाम तरह के एजेंसी थे जिसके जरिए ये काम आप कर सकते थे, न्यायालयों के दरवाजे खटखटा सकते थे। लेकिन इस सवाल का जवाब आज जरूर जनता जानना चाहती है कि चुनाव के मौके पर नकदी की जो ये गड्डियां हैं, इन गड्डियों के जरिए केवल ये भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, ये इस चुनाव को प्रभावित करने के लिए इस पैसे का इस्तेमाल करने की कोशिश की। इसीलिए इन पर स्पेसिफिक आलोक शर्मा जी को और जेएमएम के प्रवक्ता को इस पर अपनी बात कहनी चाहिए।